हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट राजदीप सिंह। आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं कुलधारा और खांबा फोर्ट, जो कि जैसलमेर के कुछ हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। जैसलमेर के समृद्ध पालीवाल ब्राह्मणों के गांव में से एक खांबा उन बदनसीब गांवों में से एक है जिन्हें यहाँ के नागरिकों ने रातों रात छोड़ दिया था। खांबा विलेज में एक पहाड़ी पर बने इस फोर्ट नुमा महल को हम खांबा फोर्ट के नाम से जानते हैं। यह फोर्ट भी गांव के बाकी घरों की तरह ही खंडर हो चुका है। इसे रेनोवेट करने का काम किया जा रहा है। आप इस फोर्ट में देख सकते हैं कि नए पुराने पत्थरों से कैसे इसे पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश की जा रही है। पालीवाल ब्राह्मण असल में पाली क्षेत्र से, जो कि राजस्थान में स्थित है, वहां से आए हुए कुछ ब्राह्मण थे जो जैसलमेर में आकर बस गए थे। ये पालीवाल ब्राह्मण यहाँ के यानी जैसलमेर के 84 गांवों में फैले हुए थे, जो कि 13वीं सेंचुरी में यहाँ आकर सेटल हुए थे। इन गांवों में से 2 गांव ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं और यहाँ रिनोवेशन का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। इस किले के अवशेषों में नए पत्थरों को समायोजित करके इस किले को दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस इलाके में ज़्यादातर घर सैंडस्टोन से बने हुए हैं, जो कि जैसलमेर की एक पहचान है, सुनहरा सैंडस्टोन, जिसे बेहद ही खूबसूरत नक्काशी करके इसे यहाँ सजाया जाता है। यह एक 2 मंजिला हवेली है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। इस दरवाजे के बगल में ही यहाँ की कुलदेवी का भी मंदिर है, जो कि बंद होने के कारण हम नहीं देख पाए। इस फोर्ट से जुड़ी हुई ये सीढ़ियाँ सीधे खांबा गांव की तरफ जाती हैं। सामने जो आप टीले जैसे देख रहे हैं, ये असल में खंडहर हैं। इस वीरान गांव को देखकर कोई भी इनके भूतिया होने का अंदाज़ा लगा सकता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, खांबा और कुलधारा ये जो गांव हैं जिन्हें भूतिया कहा जाता है, ये असल में एक छोड़ी हुई विरासत है। आज ASI की मदद से इस हवेली को अपने पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश की जा रही है। इस हवेली में आपको एक आदर्श ग्रामीण घर की झलक दिखती है। जैसा कि एक भारतीय ग्रामीण घर होता है जिसमें एक आंगन होता है, आंगन के चारों तरफ कमरे होते हैं, कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जो झंडा आप लगा देख रहे हैं, यहाँ की कुलदेवी का मंदिर है। ये एक झरोका है जो आंगन में खुलता है। राजस्थानी आर्किटेक्चर में झरोकों की बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे चाहे आप हवा महल देखें या इससे मिलता जुलता कोई और राजस्थानी महल, सभी में झरोके आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इन झरोकों की राजस्थान में इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि राजस्थान की गर्म हवाएं इन छोटे छोटे झरोकों से जब गुजरती है तो वो ठंडी हो जाती है और पूरे भवन को ठंडा कर देती है। ये हवेली एक फोर्ट नुमा आकृति ज़रूर लिए हुए है, लेकिन जहाँ तक मुझे प्रतीत होता है ये कोई फोर्ट नहीं है। हालांकि इसके कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि किसी फोर्ट में बनाए जाते हों। इसके चारों कोनों पर गार्डिंग पोस्ट भी मौजूद हैं, जैसा कि आप आगे भी देखेंगे। ये पहला गार्डिंग पोस्ट है। इसमें छत हुआ करती होगी जो कि इस समय गिर चुकी है, और इस गार्डिंग पोस्ट में ये झरोका जो कि बाहर की तरफ आपको पूरा व्यू देता है। ये इस हवेली का मेन आंगन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ आंगन के बरामदे की श्रृंखला है, और मैं इस समय फर्स्ट फ्लोर पर हूँ जिसमें छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर गलियारे बड़े बड़े और ऊंचे हैं और मुख्य कमरों के दरवाजे बहुत छोटे बनाए जाते हैं, और इनकी मुख्य वजह, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इन छोटे दरवाज़ों से आने वाली हवा हमेशा ठंडी रहती है। इस कमरे में आप यहाँ पर छत बनाने की शैली को ध्यान से देख सकते हैं, जो कि पत्थर के पिलर पर लकड़ी के बीम रखकर बनाई गई है। यहाँ पर एक छत हुआ करती थी जो इस समय टूट चुकी है। तो ये उसके खंबे और पिलर है जो बनाया जाएगा। एक तरफ आपने देखा पूरा का पूरा उजाड़ गांव, और ज़रा इधर देखिए, ये गांव अब कुछ ऐसा दिखता है।
थोड़ा और ऊपर चलते हैं। जहाँ वो छत ढाल दी गई, देखिए। किले के पीछे मौजूद खांबा गांव से किला कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ से आप इसके चारों तरफ फैला हुआ वीरान उजाड़ गांव साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ चारों तरफ पक्की सड़कें तो जरूर हैं, लेकिन गांव में घर एक भी नहीं है। जैसलमेर से आते वक्त खाबा फोर्ट कुलधारा के आगे पड़ता है। सबसे पहले हमने खाबा की तरफ रुख किया था, उसके बाद हम कुलधारा की तरफ वापस लौटे। लौटते वक्त हमें कुलधारा का बोर्ड दिखाई दिया, जो रखरखाव ना होने के कारण कम भूतिया नहीं लग रहा था। चारों तरफ वीरान बंजर जमीन, सिर्फ पक्का रास्ता और कुछ बकरियां हमें दिखाई दे रही थीं। थोड़ी दूर पर हमें एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा कुलधारा कॉम्प्लेक्स का मुख्य द्वार है। इस द्वार पर ही आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जिसमें पैसेंजर्स के लिए 20 रुपये टिकट निर्धारित है और व्हीकल ले जाने पर 50 रुपये टिकट देना होगा, यानी आपको लगभग 70 रुपये टिकट देना होता है। इस दरवाजे पर ही इन महोदय द्वारा हमें ग्रीट किया गया तथा टिकट की धनराशि लेकर जरूरी टिकट दे दिए गए। यहाँ ये जो रोड बनाई गई है, ये यहाँ पर मौजूद बलुआ पत्थर से बनाई गई है। ये पूरा का पूरा कैंपस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इसीलिए इसे उसी प्रकार से डेवलप किया गया है। इस कैंपस में एक छोटा कैक्टस गार्डन भी है, जहाँ आप राजस्थान में पाए जाने वाले कैक्टस की प्रजातियों को देख सकते हैं। यहाँ उस ज़माने के घरों को और वहाँ की बिल्डिंगों को उसी हिसाब से प्रिजर्व किया गया है जैसा कि उस समय रहा होगा। इस कैंपस में कुछ नई बिल्डिंगें भी ऐड की गई हैं, जैसे कम्युनिटी सेंटर, रेस्टोरेंट्स, रिफ्रेशमेंट शॉप तथा मेमोरियल शॉप। मेन गेट से लगभग 400 मीटर चलने के बाद आपको मेन पार्किंग स्पेस दिखाई देता है। यहाँ अपनी गाड़ियाँ पार्क करने के बाद आप पैदल कुलधारा गांव की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ एएसआई के द्वारा सामने के कुछ घरों को मेंटेन किया गया है ताकि यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस गांव में मौजूद घरों के स्वरूप को देख सकें और समझ सकें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन घरों को बेहद खूबसूरती से सजाया है। इतनी जगह देखकर लगता है ये इस गांव का मेन चौक है, यानी विलेज सेंटर है, जहां पर कुछ संभ्रांत लोग रहा करते होंगे। यहाँ पर आपको एक मुख्य मंदिर दिखाई देगा, साथ में एक चौपाल भी है। यहाँ पर गांव के बड़े बूढ़े बैठकर यहाँ की समस्याओं को सुलझाया करते होंगे। पुराने समय में इन घरों को मेंटेन करने के लिए गोबर और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी एएसआई के द्वारा यही किया गया है। इन्हें मेंटेन करने के लिए गोबर और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। साथ में थोड़ा सीमेंट भी यूज़ किया जाता है ताकि इनकी ड्यूरेबिलिटी और बढ़ाई जा सके। इस घर में हमने देखा अंदर के कमरे में बहुत ज़्यादा चमगादड़ लटके हुए हैं। सामने जो आप देख रहे हैं चमगादड़ ही चमगादड़ हैं। चमगादड़ अमूमन शांत वीरान छोड़ी गई इमारतों में ही पाए जाते हैं। इनकी यहाँ मौजूदगी कुलधारा के सस्पेंस को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इस घर से निकलने के बाद हम दूसरे घर की तरफ बढ़ चले। इन घरों पर मौजूद सफ़ेद और लाल मिट्टी से की गई डेकोरेशन उस समय की संस्कृति को दर्शाता है। वहाँ के लोग कितनी साधारण सी जिंदगी जीते रहे होंगे। सामने मौजूद सीढ़ियाँ मंदिर की हैं
इसको हम आगे देखेंगे, पहले हम इस घर की तरफ चलते हैं। इस घर की दीवारें पत्थर से बनाई गई हैं एवं छत को बनाने के लिए टिम्बर और स्टोन गर्डर्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ खंभे भी लोकली मौजूद स्टोन से ही बनाए गए हैं। यहाँ के ट्रेडिशनल घरों में मुख्य बैठक सबसे पहले होती है, उसके बाद आंगन होता है और आंगन से जुड़े हुए होते हैं छोटे छोटे कमरे, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। राजस्थान की तपा देने वाली गर्मी में भी इन घरों का तापमान काफ़ी मेंटेन था, जिसकी मुख्य वजह है यहाँ के लोगों में यहाँ की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रति उनकी समझ। यही वजह है कि यहाँ पर स्थानीय रूप से मौजूद सामानों को बड़ी ही कुशलता के साथ इन घरों को बनाने में इस्तेमाल किया गया है। इन कमरों में जगह जगह छोटे छोटे झरोखे बनाए गए हैं ताकि बाहर की हवा ठंडी होकर इसके अंदर प्रवेश कर सके। खंभों पर मौजूद ये निशान यहाँ पर लैंप रखने के लिए जगह है, क्योंकि उस जमाने में ऑयल लैंप्स ही लाइट का एकमात्र सोर्स हुआ करता था। इस घर में पीछे की तरफ भी एक आंगन है और ये आंगन पीछे के गलियारे में खुलता है। घर के दैनिक दिनचर्या के काम यहीं किए जाते होंगे, जैसे कि चूल्हा चौका, नहाने का स्थान इत्यादि। इन सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपर भी जा सकते हैं। ये इसका एक और कमरा है। इस कमरे में मौजूद बड़ी बड़ी खिड़कियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बारिश के दिनों में यहाँ पर जानवर भी बांधे जाते रहते होंगे। जैसलमेर में मुख्यतः पाले जाने वाले जानवरों में बकरियां और गायें मौजूद हैं, जिन्हें भीगने से बचाने के लिए यहाँ बांध दिया जाता होगा। इस घर की 3 दिशाओं में रोड मौजूद है, जो कि इस गांव में इस परिवार की महत्ता को भी दर्शाता है। आप जब इस खिड़की से झांकते हैं तो सामने मौजूद मंदिर भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये यहाँ की कुल देवी या देवता का मंदिर रहा होगा, जिसे आज संरक्षित किया गया है। समय की मार झेलते झेलते इस कमरे का दरवाजा तो खत्म हो गया, लेकिन ताला आज भी वहीं पर है। इन्हें देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें अचानक नहीं बल्कि सोच समझ के प्लानिंग के साथ छोड़ा गया होगा। यह इस गांव का पीछे का गलियारा है, जो काफ़ी चौड़ा बनाया गया है और वेल प्लान्ड भी है। इन गांवों को छोड़ने के विषय में कई किंवदंतियां मशहूर हैं, जिसमें से एक किंवदंती इस पत्थर पे भी लिखी गई है। यहाँ जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह के विषय में लिखा गया है। माना जाता है कि सलीम सिंह एक क्रूर दीवान था। वह पालीवाल ब्राह्मणों से किसी बात पर नाराज़ हो गया और उसने यहाँ पर रहने वाले लोगों को यहाँ से निकल जाने का फरमान सुनाया। उसकी क्रूरता और दुष्टता से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने इस गांव को खाली छोड़ दिया और यहाँ से दूर जाकर अलग अलग प्रांतों में बस गए। इसके अलावा भी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी इस गांव को छोड़ा जाना कई किंवदंतियों में बताया गया है, लेकिन इन सभी कहानियों के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं। घर के इस हिस्से में आप देख सकते हैं कि एक बैलगाड़ी भी मौजूद है, जो कि राजस्थानी ग्रामीण जीवन की एक पहचान है। लकड़ी और लोहे से बनी हुई ये बैलगाड़ी उस जमाने के ग्रामीण जीवन की एक महत्वपूर्ण पहचान है। वर्तमान समय में जिस प्रकार मोटर गाड़ी संभ्रांतता का प्रतीक है, उसी प्रकार उस जमाने में भी घर में बैलगाड़ी का होना पशुधन एवं धन धान्य से संभ्रांतता का प्रतीक थी। यहाँ के अन्य ग्रामीण घरों की तरह ही यहाँ पर भी घुसते ही एक मुख्य आंगन दिखाई देता है, जिसमें बैठक और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मौजूद होती हैं। इसके अंदर बढ़ने पर हमें एक अन्य आंगन दिखाई देता है, जो घर का वह हिस्सा है जहाँ पर महिलाएं अपनी दिनचर्या का काम करती हैं, जैसे खाना बनाने की तैयारी और अन्य दिनचर्या के काम। सामने मौजूद पत्थर का स्ट्रक्चर जो कि ज़मीन पर स्थित है,
इसे ओखल कहा जाता है, जिसका मुख्य काम अनाज को कूटकर उसका छिलका उतारने के लिए होता है। आप कल्पना करें कि सुबह के वक्त यहाँ पर महिला घर के लिए खाना बनाने के लिए तैयारी कर रही होगी। एक कोने में एक चक्की लगी होगी जहाँ पर डेली आटा पीसा जाता है ताकि रोटियाँ बनाई जा सकें, तथा एक कोने पर दही मथने का काम किया जा रहा होगा, दूध से घी निकालने का काम किया जा रहा होगा। पुरुष जानवरों को चारा डाल रहे होंगे और साथ ही खेत पर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। एक ज़माने में यह यहाँ की दिनचर्या रही होगी। यदि आप ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं तो आपको ये पूरा माहौल काफ़ी अपना सा लग रहा होगा। सोचिए, बच्चे यहाँ पर दौड़ भाग कर रहे हैं और बड़े अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इन बड़े बड़े कमरों में कहीं अनाज के ड्रम रखे हैं, कहीं पर कुछ और सामान बिखरा पड़ा हुआ है। कितना सुखद ग्रामीण अनुभव है। कुलधारा का ये घर कुछ खास है, कुछ अलग है। इसकी वजह है अंडरग्राउंड ये रूम, जो किसी अन्य घर में नहीं पाया गया। अकेले इस घर में एक गुप्त रूम भी बनाया गया है, जहाँ पर फिलहाल चमगादड़ सुशोभित हैं और देखने से प्रतीत होता है जैसे यहाँ पर दिया रखा गया है। शायद ये कमरा किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा या फिर धन रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन जाना उचित नहीं होगा, इसलिए हम पीछे लौट आए। इस घर के इस फ्लोर को देखने के बाद हमने सोचा कि हम इसकी छत की तरफ भी चलते हैं ताकि इस गांव का नज़ारा भी लिया जा सके। पत्थर से बनी हुई सीढ़ियां मुख्य द्वार से जुड़ी हुई थी, जिनको चढ़ते हुए हम इस घर की छत यानी रूफ पर चल दिए। इस ऊंचाई से आप इस उजाड़ गांव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आसपास मौजूद सभी मकान आज खंडहर हो चुके हैं। सड़कों को मेंटेन किया गया है ताकि टूरिस्ट इसे आकर देख सकें। कुछ मकानों को मेंटेन किया गया है, जिसमें एक मकान ये भी है ताकि उस ज़माने का आर्किटेक्चर, गांव का माहौल और उस समय को समझा जा सके। पूरा फ्लोर में आप देख सकते हैं इस घर का। पीछे 3 कमरे हैं छोटे छोटे, ये बीच का आंगन है, फिर ये एंट्रेंस है, बैठक होगी मेरे ख्याल से, एक किचन होगी इसमें से कहीं। तो इस तरह का कुछ गांव है। ये दूर दूर तक फैले हुए खंडहर ये कुलधारा गांव की निशानी है। बीच में एक मंदिर है, वो जो भगवान विष्णु को समर्पित है। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में कुलधारा को कवर भी किया गया था। किसी में कुलधारा को श्रापित गांव बताया गया और कहीं पर कुलधारा को बताया गया कि ये एक ऐसा गांव है जहां भूतों का डेरा है। लेकिन असल में ये गांव एक छोड़ा हुआ गांव ही था, जो उस समय की प्रशासनिक जोर जबरदस्ती के कारण छोड़ दिया गया था। इस गांव को छोड़ने की कोई एक वजह नहीं रही होगी। कुछ लोगों का मानना है कि उस दौरान यहाँ पर एक भयंकर सूखा पड़ा था, साथ ही एक महामारी भी यहाँ पर हो गई थी, जिसके कारण यहाँ के लोगों को इस जगह को खाली छोड़ना पड़ा था। अब असल सच्चाई क्या है इसको कोई नहीं जान सकता, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से बेहद ही ऐतिहासिक धरोहर है ये गांव। आप 18वीं सदी के उस गांव को देख रहे हैं जहां पर पालीवाल ब्राह्मणों ने कभी राज किया था। ये पूरा का पूरा गांव सड़कों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जगह जगह चौराहे आपको दिखाई देते हैं।
और यहाँ पर मौजूद घरों के खंडहर एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। इन घरों में दीवारों में मौजूद कुछ गुप्त स्थान भी हमें दिखाई दिए। ये छोटे छोटे स्टोरेज स्पेसेस कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति को इनकी जानकारी ना हो सके और घर की मूल्यवान वस्तुओं को यहाँ आसानी से छुपाया जा सके। जैसे कि सामने मौजूद ये खाली जगह असल में एक छोटा सा कंपार्टमेंट है जहाँ पर आप अपने वैल्यूएबल्स को छुपा भी सकते थे। उस ज़माने में बैंकिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था। आपको अपने सोने चांदी का सामान ऐसी ही किसी गुप्त स्थान पर रखना होता था जिसे मिट्टी और पत्थर से भर दिया जाता था। बाहर से देखने पर यह एक ठोस दीवार थी, जबकि इसके अंदर सामान भरा हुआ करता था, जिसे स्थानीय भाषा में गुप्ती भी कहा जाता था। गुप्ती यानी गुप्त स्थान, या इसे आप पुराने ज़माने की तिजोरी भी कह सकते हैं। इस खंडहर में एक और चीज़ मुझे देखने को मिली, एक छोटा सा दरवाज़ा जो एक कमरे की में खुलता है। अमूमन पुराने घरों में इस तरह के दरवाजे स्टोरेज रूम में बनाए जाते थे। इस तरह के दरवाजे नेचुरल रेफ्रिजरेटर की तरह काम करते थे, जो कि कंट्रोल्ड वे में मॉइस्चर और लाइट को अंदर जाने देते थे। इन्हें देखने के बाद हम बढ़ चले यहाँ के मुख्य मंदिर की तरफ, जो कि ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है। आर्कियोलॉजी में देखा गया है कि हमेशा ही सभ्यताओं में देवता का स्थान थोड़ा ऊंचाई पर बनाया जाता था। अधिकतम पुरानी सभ्यताओं में आपको इस प्रकार के निशान दिखाई देते हैं जहां पर देवताओं को हमेशा ही ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया होगा। सभी भारतीय मंदिरों की तरह ही इसमें भी एक गर्भगृह है। साथ में गर्भगृह के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ मौजूद है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना संबंधी जानकारी यहाँ के एक स्तंभ पर अंकित भी है। मंदिर के समीप स्थित यह यहाँ का एकमात्र 2 मंजिला भवन है, जिसमें मौजूद झरोके से आप इस गांव के मुख्य मंदिर एवं चौपाल को देख सकते हैं। इस घर की लोकेशन और भव्यता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह घर यहाँ के मुखिया का रहा होगा। इस गांव को प्रिजर्व करने के लिए एएसआई द्वारा काफ़ी काम किया जा रहा है। गांव के इस हिस्से को उन्होंने पुराने स्वरूप में प्रिजर्व करने की काफ़ी कोशिश की है, जो बेहद सराहनीय है। इसी के साथ इस देश की मिट्टी को नमन करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।